नमस्कार दोस्तों, मैं जोनी कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। चर्चा करने जा रहे हैं। हर जो विधानसभा चुनाव के लिए व्यक्ति कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ कुलदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि आने वाले समय जो विधानसभा के चुनाव है उन पर उनकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं और भविष्य में किस प्रकार से वो अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आप सभी यहाँ आए और आपने इतना कष्ट उठाया यहाँ आने का, अपने मेरे विचार सुनने का। कुलदीप जी, सबसे पहले हमारा आपसे ये सवाल है कि आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए, हरियाणा में जो सर्वोच्च दर्जा अगर दे किसी को, वो कांग्रेस का है जी। क्योंकि कांग्रेस आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि दूसरी पार्टियां अपने आप को नाकाम साबित कर रही हैं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं और कांग्रेस का जो वर्चस्व है और जनता में कांग्रेस के प्रति जो भावना है, कांग्रेस को जितना चाहते हैं, आज कांग्रेस बहुत उच्च स्थान पर है। इसका नतीजा आपने जो है इसमें अभी जो लोकसभा इलेक्शन में है उसमें देख लिया होगा, कहाँ कांग्रेस जीरो पर थी और कहाँ पर जो है 10 में से 5 सीट जीत कर आई है। और अब विधानसभा में वही जज्बा जनता का बरकरार है, वोटर का बरकरार है। इसलिए कांग्रेस का स्थान बहुत ऊंचा है और ये अच्छे आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में ये जो है अच्छी जीत हासिल करेगी। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की आप कहाँ पर स्टैंड करती है? बीजेपी तो लगभग देखिए ऐसा है, बीजेपी एक जुमलेबाजी पार्टी है, झूठी पार्टी है। बीजेपी में एक ही जिसे कहते हैं पर्सनालिटी है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अगर कोई उस पर्सनालिटी को छूने का प्रयास करता है तो उसको राजनीतिक तौर पर खत्म कर दिया जाता है। मुझे याद आ गया एक पर्सनालिटी, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रभाव है और जो पर्सनालिटी है उसके दम पर बीजेपी चल रही है जी। झूम रहे सांप सारे, झूम रहे सांप सारे, जाने कैसी बीन है मोदी की। जी। ना इनका ईमान है और ना ही कोई दीन है। ये हालात है बीजेपी के। और जनता इनके जुमलों से, इनके झूठे वायदों से जनता 10 साल में पहचान तो गए थे, लेकिन जनता अपना दर्द अपना महसूस कर चुकी है ये जनता। इसलिए बीजेपी हरियाणा में, बीजेपी का कोई स्थान कहीं पर भी नहीं है। तो बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने आखिर भिवानी के अंदर, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कितना काम करवाया? बीजेपी ने क्या काम करवाया है? जितनी भी 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं जी, उनमें बीजेपी के जितने हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। बीजेपी के जो कर्णधार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि बीजेपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा रही। भवानी खेड़ा की जहां तक बात है, जो वर्तमान विधायक है वो बीजेपी का है। एक बार भी 10 साल में एक बार भी भवानी खेड़ा के हर नागरिक और हर प्रतिनिधि, म्युनिसिपल काउंसलर, पंचायत सरपंच, सभी ये कहते हैं कि कहाँ है हमारा। वास्तव में भवानी खेड़ा जो है पॉलिटिकली वैक्यूम ये विधानसभा है। राजनीतिक तौर से बेवारसा है ये। इसका कोई सुध लेने वाला ही नहीं है भवानी खेड़ा का। बीजेपी की बात करते तो बीजेपी ने काफ़ी गरीब लोगों के राशन कार्ड वगैरह बनाए, बीपीएल का आईडी भी बनवाए। तो क्या रोड़ा तो सारा यही हो रहा है भाई मेरे। यह पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र, परेशान करो पत्र, ये समझे नहीं। ये पीपीपी आईडी कार्ड, इतनी त्रुटियां हैं, इतनी जानबूझ के इतनी त्रुटियां की हैं इनके जो कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के लगे हुए हैं, वो उन्होंने 95% बीपीएल कार्ड में और पीपीपी में त्रुटियां हैं। और वो त्रुटियों के कारण आम जन को चक्कर काटने पड़ रहे हैं सीएससी सेंटर के
और तहसील के, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो पा रही है। और इसका पीपीपी और ये बीपीएल कार्ड जो बने हुए हैं ये उनके बने हुए हैं जिनके पास जमीनें हैं, जायदाद है, और उनके नहीं बने जो दलित है, गरीब है और उसके पास रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो इतनी जबरदस्त त्रुटियां हुई है और अब ये सरकार कह रही है कि भाई हम जो है पीपीपी ठीक कर दें। कहाँ है समय, कहाँ है? देर आए दुरुस्त है, बिल्कुल भी नहीं है। जनता पहचान चुकी है, जनता अपना मन बना चुकी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। बात करें बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन पर ईडी की रेड मरवा रही है, तो क्या मानते हैं सर? क्या कर लेंगे ईडी की रेड मरवा के? आज बात करें तो राव दान सिंह के घर पर भी ईडी की रेड मारी गई है। ऐसा है, जनता भड़क चुकी है मेरे भाई, जनता भड़क चुकी है। और जनता जो है ना, ये कोई तानाशाह नहीं है। जनता यहाँ राजतांत्रिक प्रणाली है, राजतंत्र है। जनता इन सभी ईडी का, झूठी ईडी का और ढाणियों में घूम चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ। उनका सभी का एक ही दर्द है, मुख्य दर्द, कि भवानी खेड़ा में सब डिवीजन ऑफिस होना चाहिए। सब डिवीजन उपमंडल का दर्जा दिया जाना चाहिए भवानी खेड़ा को जी। तब जाके कुछ आस लगाई जा सकती है कि भवानी खेड़ा की जो समस्याएं हैं वो भवानी खेड़ा मंडल में ही समस्याओं का निपटान हो सके। दूसरा, पानी, पीने का पानी और किसानों के लिए पानी। सुंदर नहर है, उसमें कभी हफ्ते में आती है, कभी 2 हफ्ते में आती है, कभी महीने में पानी आता है, तरसे हैं लोग। और सुंदर नहर की वजह से गांव किसानों के लिए खेतों में पानी आता है, लेकिन वो टेल तक नहीं पहुंच पाता। पीने का पानी अभी जो हाहाकार हुआ था जी। जो है एक्शन को उनको तलब किया था डीसी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ट्यूबवेल का पानी है सप्लाई की टंकी में डाल दिया, वाटर वर्क्स में डाल दिया। उसके कारण यहाँ सारे बीमार पड़ गए। वो इतना गंदा पानी था कि वो वाटर सप्लाई में किया गया। और दूसरा, उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये तो आम मुद्दे हैं ही। और क्या मानते हैं, बात करें पूरे देश में बीजेपी आने से वालों का, तो हमने अच्छी नौकरियां दी, अच्छी शिक्षा दी है, किस प्रकार, क्या मानते हैं? शिक्षा अच्छी देने के बाद नौकरी कहाँ दी है? कितनी नौकरियां दी हैं? हरियाणा की जहां तक बात करें 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। नौकरियां किनको दी है? हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू के माध्यम से। वो कितनी है? वो क्या है? वो टेम्परेरी नौकरियां हैं। बीजेपी वालों का ये भी कहना है कि अब की बार बिना पर्ची और बिना खर्ची के बहुत से जो बच्चे हैं वो जॉब लगे हैं गवर्नमेंट जॉब पर। ये ऐसा है, मेरिट हमेशा काउंट करती है जी। सुनिए, मेरिट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है। मेरिट जहाँ भी स्टाफ सिलेक्शन को, जहाँ भी पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, वहाँ मेरिट काउंट करती है। और कहाँ पिछले शासन में, कांग्रेस के शासन में 10 साल के, जो 2014 से पहले के शासन में, कौन कहता है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची नहीं नौकरियां लगी? पर ये तो एक जुमला है, बिना पर्ची और बिना खर्ची। मेरिट वाले कैंडिडेट हमेशा आए हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ये तो वैसे ही अपना सहरे पर, सिर पर जो है सहरा बांध रहे हैं। लोग कहे तभी तो कुछ होगा। बीजेपी का शासन भी रहा है, बीजेपी के भवानी खेड़ा कितना काम हो भवानी खेड़ा के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ भवानी खेड़ा में। मैं बताऊँ आपको, हालात ये है, मुझे मतलब रोना आ जाता है कई बार कि भवानी खेड़ा की स्थिति और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति मैं देखूं तो भवानी खेड़ा तो लगभग 50 साल पुराना जा चुका है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सीवरेज नहीं है, रोड टूटे हुए हैं। क्या क्या बताऊं मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि भवानी खेड़ा का, अगर भवानी खेड़ा में लोग सही प्रतिनिधि चुनते हैं, शिक्षित को चुनते हैं, सोच समझ वाले को चुनते हैं, निर्णायक जो है स्टेप उठाने वाला कोई उसको चुनते हैं, तो उसको भी भवानी खेड़ा का पुनः निर्माण करना होगा। जैसे 1947 के बाद भारत की सारी तस्वीर बिगड़ी हुई थी, पुनः निर्माण हुआ था 1947 के बाद। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो कदम उठाए, उनको कितना ही ये बीजेपी वाले जो है कितना ही बुरा कहें, लेकिन उस वक्त जो हालात थे, ऐसे ही हालात भवानी खेड़ा के हैं। यहाँ पुनः निर्माण होगा। वह तो ही मतलब गरीबी तो एक अलग चीज है, एक सभ्यता अलग चीज है, और एक मतलब जो होना चाहिए आम जीवन के,
आम आदमी के जीवन में जो व्यवस्था एक सरकार को करनी चाहिए वो है ही नहीं, विलुप्त है। कांग्रेस की हाईकमान की तरफ से अगर आपको मौका दिया जाता है टिकट के लिए, तो किस प्रकार से काम कार्य करेंगे सर? देखिए जी, ये तो कांग्रेस आला कमान का काम है, जी जी किसको टिकट दें किसको टिकट ना दें। सर्वे कराती हैं, सर्वे के बाद जो भी इनका नतीजा निकलता है और आगे ऊपर मीटिंग होती है। अगर कांग्रेस हाईकमान मुझे आदेश देती है कि बवानी खेड़ा से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करे, तो सबसे पहले तो एक उपमंडल का दर्जा सबसे पहले, दूसरा ITI, तीसरा सुंदर नहर में पानी और जो टेल तक जाए, चौथा लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था ठीक करना और उद्योग लगाना। भवानी खेड़ा में उद्योग है ही नहीं, कहाँ रोजगार मिलेगा? उद्योग लगाना, और उसके बाद एक कॉलेज और होना चाहिए भवानी खेड़ा में। शिक्षा की वाकई में कमी है, लोगों में जो है ना बिल्कुल निराशा छाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे ये आला कमान कोई आदेश देती है यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सभी जी एक कमेटी बनाई जाएगी। जितने भी फंड्स हरियाणा सरकार से आएंगे मैं अपने पास नहीं रखूंगा, उस कमेटी को देके और उसको मॉनिटर करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बात करें तो और किस किस प्रकार से आप जो गरीब लोग हैं उनके जो फैमिली आईडी में दिक्कतें आ रही हैं, लगातार वो लाइन में खड़े होकर अपना लंबे समय वहाँ पर खराब कर देते, तो किस प्रकार उनकी जो समस्या है उसका सुलझान करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी, लाइन में खड़ा होना। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी ये समस्या क्यों आ रही है। हरियाणा सरकार ने पोर्टल पता है कितने खोले हैं? 1580 के आसपास मैंने पढ़ा था कहीं, 1880 पोर्टल खोल रखे हैं। आम आदमी को कौन कौन से पोर्टल चलाने भी नहीं आते। इस समस्या को दूर करने के लिए जो ऑफिस में जो स्टाफ है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और सबसे बड़ी बात होगी जो गफलत करेगा, जो भी स्टाफ गफलत करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एडवोकेट कुलदीप ग्रोवर से हम सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप राजनीति के अंदर क्यों आना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा नाम कुलदीप ग्रोवर है, मैं BCom LLM हूँ जी, और अभी PhD भी कर रहा हूँ। मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रिटायर हुआ हूँ मार्च 21 में जी। मेरे पिताजी वैसे सिवानी मेरा घर है जी। मेरे पिताजी लक्ष्मण सिंह एडवोकेट, वो एक सामाजिक आदमी रहे हैं। 1950 में के आसपास जब देश आज़ाद हुआ तब वो दिल्ली में थे। उस वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर उनसे मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से मिलते थे, जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते थे, और अपने पटेल जो है ना वल्लभ भाई पटेल जी से मिलते थे। बड़े बड़े जितने भी नेता थे उन सभी से मिलते थे। तो उनके मन में ऐसी देश के प्रति या समाज के प्रति ऐसी जिज्ञासा हुई कि उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर और नारनौल विधानसभा जो हिसार जिले में पड़ती है वहाँ से 1967 में इलेक्शन लड़ा। तत्पश्चात उन्होंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद झांसी में की, फिर हिसार में की, फिर जो है 1973 में चौधरी चांदराम जो सबसे बड़े दलित लीडर हुए हैं हरियाणा के, उन्होंने एक मुहिम चला रखी थी कि दलितों को जो कस्टोडियन ज़मीन है, जो मुसलमान 1947 के बाद छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी ज़मीनों का बंटवारा दलितों को किया जाए। तो उस मुहिम में पिताजी ने बहुत बड़ा योगदान किया, और उसका नतीजा ये रहा कि सिवानी में दलित वर्ग को जितनी भी ज़मीन मिली है मेरे पिताजी के अथक प्रयासों के बावजूद मिली है। उनमें इतनी वो थी समाज के प्रति कि ये समाज जो है ना, दलित समाज और जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है, समाज के सभी व्यक्ति
की सेवा करने की उनमें लालसा थी। और यही हमारी जो है बड़वा गांव और शिवानी के बीच में एक हाईवे पर ज़मीन है जी। तो उसमें से 4 कनाल 1 मरला मेरे पिताजी ने अंबेडकर सभा बड़वा को दान की है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पे बैक टू सोसाइटी के उससे। आज तक जितनी भी अंबेडकर भवन या रविदास भवन बने हैं वो सरकारी ज़मीन पर बने हैं। किसी ने ऐसा कोई अंबेडकर भवन नहीं बना जो किसी व्यक्तिगत ज़मीन को दान में देकर बना हो। वहाँ अभी काम चल रहा है। पिताजी की ये इच्छा थी कि मेरे पश्चात जितने भी ये आने वाली जनरेशन है, जितना भी ये उनका सुधार हो सके, एक ऐसा स्थान मिल सके जहाँ पर रहने की और पढ़ने की व्यवस्था हो। मैं क्यों आया यहाँ पर? उन्हीं के 2 सितंबर 23 को पिताजी की मृत्यु हो गई तो मेरे मन में आया कि जो उन्होंने उनका जो लीगेसी छोड़ी है उन्होंने समाज के लिए हाँ, जो भी लीगेसी छोड़ी है कि समाज सेवा करना। इधर से मैं भी जो है रिटायर हो चुका था तो मेरे मन में आया कि भाई मैं अपने समाज की सेवा, अपने भवानी खेड़ा जनता की सेवा किस तरीके से करूं। एक सबसे अच्छा समाज सेवा करने का तरीका ये है कि राजनीति के माध्यम से नियत और नीति साफ अगर हो तो जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो जनता की सेवा खूब तरीके से कर सकता है। मुझे किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, किसी प्रकार की। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। यूँ तो काले घड़े का सिर नहीं भरता भाई, ठीक है ना। मेरे को सब कुछ दे रखा है। मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मैं अपना तमाम जीवन जो है समाज की सेवा के लिए लगाऊं और ये जो पिछड़ा हुआ है भवानी खेड़ा है इसको उन्नति के रास्ते पे ले जाऊं। यही मेरी भावना है। तो यही सोचकर मैं राजनीति में आया हूँ। तो फिर आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? बीजेपी को क्यों नहीं चुना? बीजेपी क्या है? धर्म के आधार पर बांट रही है जी। अयोध्या से खुद हार गई, नतीजा आ गया जी। बीजेपी जुमलेबाजी है, साबित हो चुका है। धरातल पर बीजेपी की नीतियों का कोई असर ही नहीं है। और बीजेपी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे तुम्हारा हिंदुत्व हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व नादानी है। और तुम्हारा खून अडानी है तो हमारा खून पानी है जी। ये खून उबल रहा है संविधान की सीमाओं के भीतर। और ये ऐसे नहीं है मार काट करके ये खून अपना खून जो है ये संविधान को सीमाओं के भीतर ये खून उबल रहा है। और वोट के माध्यम से ये जो दुखी जनता है उसको अपना बदला लेगी। देखिए ये हमारे साथ कुलदीप ग्रोवर जी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, अच्छे सवाल जवाब भी किए और उनके उत्तर भी दिए। तो हम सभी से आशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।